यह इम्कान तजवीज़ असजद के अलावा किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। उसे एहसास नहीं है कि अभी मैं पढ़ रही हूँ। इमामा ने अपनी भाभी से कहा, नहीं, असजद ने या उसके घर वालों ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। बाबा खुद तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं। इमामा की भाभी ने रसानियत से जवाब दिया, बाबा ने कहा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जब मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया था तब उनका दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं था। वो तो अंकल आजम से भी यही कहते थे कि वो मेरे हाउस जॉब के बाद ही मेरी शादी करेंगे। फिर अचानक क्या हुआ? इमामा ने बेयकीनी से कहा, कोई दबाव होगा, मगर मुझे तो अम्मी ने यही बताया था कि ये खुद बाबा की ख्वाहिश है। भाभी ने कहा, आप उन्हें बता दें कि मुझे हाउस जॉब से पहले शादी नहीं करनी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचा दूंगी, मगर बेहतर है तुम इस सिलसिले में खुद बाबा से बात करो। भाभी ने उसे मशवरा दिया। भाभी के कमरे से जाने के बाद भी वो कुछ परेशानी से वहीं बैठी रही। ये इत्तला इतनी अचानक और गैर मुतवक्का थी कि उसके पैरों के नीचे से मुहावरतन नहीं हकीकतन ज़मीन निकल गई थी। वो मुतमईन थी कि उसकी हाउस जॉब तक उसकी शादी का मसला ज़ेर बहस नहीं आएगा और हाउस जॉब करने के बाद वो इस काबिल हो जाएगी कि खुद को सपोर्ट कर सके या अपनी जलाल से शादी के बारे में फ़ैसला कर सके। तब तक जलाल भी अपनी हाउस जॉब मुकम्मल करके सेट हो जाता। उन दोनों के लिए किसी किस्म का कोई मसला खड़ा नहीं होता। मगर अब अचानक उसके घर वाले उसकी शादी की बात कर रहे थे। आखिर क्यों? नहीं, असजद और उसके घर वालों ने मुझसे इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया। मैंने खुद उनसे बात की है। उस रात वो हाशिम मुबीन के कमरे में मौजूद थी। उसके इस्तफसार पर हाशिम मुबीन ने बड़े इत्मीनान से कहा, बात भी कर ली है? आप मुझसे पूछे बगैर किस तरह मेरी शादी अरेंज कर सकते हैं? इमामा ने बेयकीनी से कहा। हाशिम मुबीन ने कुछ संजीदगी से उसे देखा। ये निस्बत तुम्हारी मर्जी से ही तय हुई थी, तुमसे पूछा गया था। उन्होंने जैसे उसे याद दहानी कराई। मंगनी की बात और थी, शादी की बात और है। आपने मुझसे कहा था कि हाउस जॉब से पहले आप मेरी शादी नहीं करेंगे। इमामा ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया। तुम्हें शादी पर एतराज़ क्यों है? क्या तुम असजद को पसंद नहीं करती? बात पसंद या नापसंद की नहीं है। अपनी तालीम के दौरान मैं शादी नहीं करना चाहती। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आई स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। इस तरह आप मेरी शादी कर देंगे तो मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। बहुत सी लड़के शादी के बाद तालीम मुकम्मल करती हैं। तुम अपनी फैमिली में देखो कितनी। हाशिम मुबीन ने उसे समझाने की कोशिश की। इमामा ने उनकी बात काट दी। वो लड़कियां बहुत ज़हीन और काबिल होती होंगी, मैं नहीं हूँ। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ। मैं आज़म भाई से बात कर चुका हूँ, वो तो तारीख तय करने के लिए आने वाले हैं। हाशिम मुबीन ने उससे कहा, आप मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपको मेरे साथ यही करना था तो आपको चाहिए था कि आप इस तरह का कोई वादा ही ना करते। इमामा ने उनकी बात पर नाराज़गी से कहा, जब मैंने तुमसे वादा किया था तब बात और थी, तब हालात और थे। अब उमामा ने उनकी बात काटी। अब क्या बदल गया है? हालात में कौन सी तब्दीली आई है जो आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि असजद तुम्हारी तालीम में तुम्हारे साथ पूरा ताउन करेगा। वो तुम्हें किसी चीज़ से मना नहीं करेगा। हाशिम मुबीन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बाबा मुझे असजद के साथ ताउन की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। आप मुझे मेरी तालीम मुकम्मल करने दें। इमामा ने इस बार कदरे मुल्तजाना अंदाज में कहा। इमामा तुम फजूल जिद मत करो, मैं वही करूँगा जो मैं तय कर चुका हूँ। हाशिम मुबीन ने दो टोक अंदाज में कहा, मैं जिद नहीं कर रही, दरख्वास्त कर रही हूँ। बाबा प्लीज़, मैं अभी असजद से शादी नहीं करना चाहती। उसने एक बार फिर उसी मुल्तजाना अंदाज में कहा, तुम्हारी निस्बत को 4 साल होने वाले हैं और एक बहुत लंबा अरसा होता है। अगर उन्होंने खुद कुछ अरसे के बाद किसी न किसी वजह से मंगनी तोड़ दी तो कोई बात नहीं, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। वो मंगनी तोड़ना चाहें तो तोड़ दें, बल्कि अभी तोड़ दें। तुम्हें शर्मिंदगी और बेइज्जती का एहसास नहीं है जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। कैसी शर्मिंदगी बाबा? ये उन लोगों का अपना फैसला होगा, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं होगी। उसने उन्हें कायल करने की कोशिश की। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है या फिर तुम अकल से पैदल हो? हाशिम मुबीन ने उसे झिड़कते हुए कहा, बाबा कुछ नहीं होगा। लोग 2-4 दिन बातें करेंगे फिर सब कुछ भूल जाएंगे। आप इस बारे में खामखा परेशान हो रहे हैं। इमामा ने कदरे बेफिक्री और लापरवाही से कहा, तुम इस वक्त बहुत फजूल बातें कर रही हो, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। हाशिम मुबीन ने नागवारी से उसे देखते हुए कहा। इमामा बादल नाख्वास्ता वहाँ से चली आई, मगर उस रात वो खासी परेशान रही। अगले दिन वो वापस लाहौर चली आई। हाशिम मुबीन ने उससे इस सिलसिले में दोबारा बात नहीं की। लाहौर आकर वो कदरे मुतमईन हो गई और हर ख्याल को जहन से झटकते हुए अपने इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। हाशिम मुबीन ने उस वाक़े को जहन से नहीं निकाला था। वो एक मोहतात तबीयत के इंसान थे। वो इमामा के बारे में पहली बार उस वक्त तशवीश में मुब्तला हुए थे जब स्कूल में तहरीम के साथ झगड़े वाला वाक़या पेश आया था। अगरचे वो कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या नहीं था, मगर उस वाक़े के बाद उन्होंने एहतियाती तदाबीर के तौर पर इमामा की निस्बत असजद के साथ तय कर दी थी। उनका ख्याल था इस तरह उसका जहन एक नए रिश्ते की जानिब मबसूल हो जाएगा और उसके जहन में कोई शुबा
यह सवाल पैदा हुआ भी तो उस नए ताल्लुक के बाद वो इस बारे में ज़्यादा तरद्दुद नहीं करेगी। उनका ये ख्याल और अंदाज़ा सही साबित हुआ था। इमामा का जहन वाकई तहरीम की तरफ से हट गया था। असजद में वो पहले भी कुछ दिलचस्पी लेती थी, मगर उस ताल्लुक के कायम होने के बाद उस दिलचस्पी में इजाफा हो गया था। हाशिम ने उसे बहुत मुतमईन और मगन देखा था। वो पहले ही की तरह तमाम मजहबी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेती थी, मगर इस बार जो कुछ वसीम ने उन्हें बताया था उसने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। वो फौरी तौर पर ये नहीं जान सके, मगर उन्हें यह ज़रूर इल्म हो गया कि इमामा के अकायद और नज़रियात में खासी तब्दीली आ चुकी थी, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे ख़ानदान के लिए तशवीश का बाइस था। वो अपनी बड़ी बेटियों की तरह उसे भी आला तालीम दिलवाना चाहते थे, और ये इसलिए भी अहम था कि उसे शादी के बाद ख़ानदान ही में जाना था। वो ख़ानदान बहुत तालीम याफ्ता था। खुद उनका होने वाला दामाद असजद भी इमामा को आला तालीम याफ्ता देखना चाहता था। हाशिम मुबीन के लिए उसकी तालीम का सिलसिला मुनक़ता करके उसे घर बैठा लेना आसान नहीं था, क्योंकि इस सूरत में उसे आज़म मुबीन को इसकी वजह बतानी पड़ती, और इमामा से सख्त नाराज़ होने के बावजूद वो नहीं चाहते थे कि आज़म मुबीन और उनका ख़ानदान इमामा की इन बदले हुए अकायद के बारे में जानकर बरगुश्ता और बदसन हों, और फिर शादी के बाद वो असजद के साथ बुरी ज़िंदगी गुजारे। उन्होंने एक तरफ अपने घर वालों को इस बात को राज रखने की ताकीद की, तो दूसरी तरफ इमामा की मिन्नत और समाजत पर उसे अपनी तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दी। इमामा सबिया के लेक्चर अटेंड करने और उसके वहाँ जाने या जलाल से मिलने के मामले में इस कदर मोहतात थी कि उसका यह मेल जोल उन लोगों की नज़रों में नहीं आ सका। शायद इसकी एक वजह जवेरिया और राबिया को भी हर चीज़ के बारे में अंधेरे में रखे हुए थी, वरना इसके बारे में ज़रूर कोई ना कोई खबर इधर उधर गर्दिश करती और हाशिम मुबीन तक भी पहुँच जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। हाशिम मुबीन उसकी तरफ से मुतमईन हो गए थे, मगर इमामा के अंदर आने वाली उन तब्दीलियों ने उन्हें तशवीश में मुब्तला कर दिया था। उनके दिमाग में जो वाहिद हल आया था वो उसकी शादी थी। उनका ख्याल था कि उसकी शादी कर देने से वो खुद इमामा की जिम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। यही वजह थी कि उन्होंने इस तरह अचानक उसकी शादी का फैसला कर लिया था। जलाल, मेरे पेरेंट्स असजद से मेरी शादी करना चाहते हैं। लाहौर आने के बाद इमामा ने सबसे पहले जलाल से मुलाकात की थी। मगर तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारी हाउस जॉब तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। जलाल ने कहा, वो ऐसा ही कहते थे, मगर अब वो कहते हैं कि मैं अपनी तालीम शादी के बाद भी जारी रख सकती हूँ। असजद लाहौर में घर ले लेगा तो मैं ज़्यादा आसानी से अपनी तालीम मुकम्मल कर सकूंगी। जलाल उसके चेहरे से उसकी परेशानी का अंदाज़ा कर सकता था। जलाल भी एकदम फिक्रमंद हो गया। जलाल, मैं असजद से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी सूरत असजद से शादी नहीं कर सकती। वो बड़बड़ाई, फिर तुम अपने पेरेंट्स को साफ साफ बता दो। जलाल ने एकदम किसी फैसले पर पहुंचते हुए कहा, क्या बता दो? यही कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। मुझे उन्हें फिर सब कुछ ही बताना पड़ेगा। वो बात करते करते सोचने लगी। जलाल, आप अपने पेरेंट्स से मेरे सिलसिले में बात करें। आप उन्हें मेरे बारे में बताएं। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर और दबाव डाला तो फिर मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। फिर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। इमामा, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगा, वो रजामंद हो जाएंगे। मैं जानता हूँ मैं उन्हें मना सकता हूँ। जलाल ने उसे यकीन दिलाया। पूरी गुफ्तगू के दौरान पहली बार इमामा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। अगले चंद हफ्ते वो अपने पेपर्स के सिलसिले में मसरूफ़ रही। जलाल से बात ना हो सकी। आखिरी पेपर वाले दिन वसीम उसे लेने के लिए लाहौर आ गया था। वो उसे वहाँ यूं देखकर हैरान रह गई थी। वसीम, मैं भी तो नहीं जा सकती। आज तो मैं पेपर से फारिग हुई हूँ, मुझे भी यहाँ कुछ काम है। मैं कल तक यहीं हूँ, अपने दोस्त के यहाँ ठहर जाता हूँ। जब तक तुम अपने काम निपटा लो फिर इकट्ठे चलेंगे। वसीम ने उसके लिए मुदाफ़ियत का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, इमामा ने कुछ बेदिली से फैसला करते हुए कहा। उसे अंदाज़ा था कि वसीम उसे साथ लेकर ही जाएगा। तुम अपनी चीज़ें पैक कर लो, अब तुम सारी छुट्टियां वहां गुजार कर ही आना। उसे वापस मुड़ते देखकर वसीम ने कहा। उसने सर हिला दिया, मगर उसका अपनी तमाम चीज़ें पैक करने या इस्लामाबाद में सारी छुट्टियां गुजारने का कोई इरादा नहीं था। उसने तय किया था कि वो चंद दिन वहां गुजार कर किसी न किसी बहाने से लाहौर वापस आ जाएगी, और यही उसकी गलत फहमी थी। रात के खाने पर वो सब घर वालों के साथ खाना खा रही थी। सब खुशगप्पियों में मसरूफ थे। पेपर्स कैसे हुए तुम्हारे? हाशिम मुबीन ने खाना खाते हुए उससे पूछा। बहुत अच्छे हुए, हमेशा की तरह, उसने चावल का चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। वेरी गुड, चलो पेपर्स की टेंशन तो खत्म हुई, अब तुम कल से अपनी शॉपिंग शुरू कर दो। इमामा ने हैरानी से उन्हें देखा। शॉपिंग? कैसी शॉपिंग? फर्नीचर की, और ज्वेलर के पास पहले चले जाना तुम लोग, बाकी चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। हाशिम मुबीन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय इस बार अपनी बीवी से कहा। बाबा, मगर किस लिए? इमामा ने एक बार फिर पूछा। तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं कि हमने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है?
इमामा के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में जा गिरा। एक लम्हे में उसका रंग फक हो गया। मेरी शादी की तारीख? उसने बेयकीनी से बारी बारी सलमा और हाशिम को देखा, जो उसके तासुरात पर हैरान नजर आ रहे थे। हाँ, तुम्हारी शादी की तारीख, हाशिम मुबीन ने कहा। यह आप कैसे कर सकते हैं मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर? हवानक चेहरे के साथ उन्हें देख रही थी। तुमसे पिछली दफा बात हुई थी इस सिलसिले में। हाशिम मुबीन एकदम संजीदा हो गए। और मैंने इनकार कर दिया था। हाशिम मुबीन ने उससे बात मुकम्मल करने नहीं दी। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे तुम्हारे इनकार की कोई परवाह नहीं है। मैं असजद के घर वालों से बात कर चुका हूं, हाशिम मुबीन ने तेज आवाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर एकदम गहरी खामोशी छा गई। कोई भी खाना नहीं खा रहा था। इमामा एकदम अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। आई एम सॉरी बाबा, मगर मैं असजद से अभी शादी नहीं कर सकती। आपने ये शादी तय की है, आप उनसे बात करके उसे मुलतवी कर दें, वरना मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। हाशिम मुबीन का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम असजद से शादी करोगी और उसी तारीख को जो मैंने तय की है? तुमने सुना? वो बेइख्तियार चिल्लाए। इट्स नॉट फेयर, इमामा ने भिर्राई हुई आवाज में कहा। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या फेयर है और क्या नहीं? तुम बताओगी मुझे? हाशिम मुबीन को उसकी बात पर और गुस्सा आया। बाबा, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? इमामा बेइख्तियार रोने लगी। कर रहा हूं जबरदस्ती, फिर मैं हक रखता हूं, वो चिल्लाए। इमामा इस बार कुछ कहने के बजाय अपने होंठ भींचते हुए सुर्ख चेहरे के साथ तेजी से डाइनिंग रूम से निकल आई। मैं उससे बात करती हूँ, आप प्लीज खाना खाएं, इतना गुस्सा ना करें, वो जज्बाती है और कुछ नहीं, सलमा ने हाशिम मुबीन से कहा और खुद अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनके कमरे से निकलते ही वसीम को देखकर इमामा बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। तुम दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ। उसने तेजी से वसीम के पास जाकर उसे धक्का देने की कोशिश की। वो पीछे हट गया। क्यों? मैंने क्या किया है? झूठ बोलकर और धोखा देकर तुम मुझे यहां ले आए हो। मुझे अगर लाहौर में पता चल जाता कि तुम इसलिए मुझे इस्लामाबाद ला रहे हो, तो मैं कभी यहां ना आती। वो दहाड़ी। मैंने वही किया जो मुझे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा था मैं तुम्हें ना बताऊं। वसीम ने वजाहत पेश करने की कोशिश की। फिर तुम यहां मेरे पास क्यों आए हो? बाबा के पास जाओ, उनके पास बैठो, बस यहां से दफा हो जाओ। वसीम होंठ भींचते हुए उसे देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। इमामा अपने कमरे में जाकर कमरे में बैठ गई। उस वक्त उसके पैरों से सही मानों में जमीन निकल चुकी थी। ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके घर वाले उसके साथ इस तरह कर सकते हैं। वो इतने कदामत परस्त या कट्टर नहीं थे जितने वो उस वक्त हो गए थे। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। उसका दिल डूबने लगा। मुझे सूरत हाल का सामना करना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मुझे किसी न किसी तरह फौरी तौर पर जलाल से कांटेक्ट करना है। वो यकीनन अब तक अपने पेरेंट्स से बात कर चुका होगा। उससे बात करके कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो बेचैनी से कमरे में टहलते हुए सोच रही थी। उसके कमरे में दोबारा कोई नहीं आया। रात 12 बजे के बाद वो अपने कमरे से निकली। वो जानती थी उस वक्त तक सब सोने के लिए जा चुके होंगे। उसने जलाल के घर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फोन किसी ने नहीं उठाया। उसने एक के बाद दीगरे कई बार नंबर मिलाया। आधे घंटे तक उसी तरह कॉल्स करते रहने के बाद उसने मायूसी के साथ फोन रख दिया। वो जवेरिया या राबिया को फोन नहीं कर सकती थी। वो दोनों उस वक्त हॉस्टल में नहीं थी। कुछ देर सोचते रहने के बाद उसने सबिया का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। उसके वालिद ने फोन उठाया। बेटा, सबिया तो पेशावर गई है अपनी अम्मी के साथ। सबिया के वालिद ने इमामा को बताया। पेशावर? इमामा के दिल की धड़कन रुक गई। उसके कजन की शादी है, वो लोग जरा पहले चले गए हैं, मैं भी कल चला जाऊंगा, उसके वालिद ने बताया। कोई पैगाम हो तो आप मुझे दे दें, मैं सबिया तक पहुंचा दूंगा। नहीं अंकल, शुक्रिया। वो उनके साथ इस सारे मामले में क्या बात कर सकती थी। उसने फोन रख दिया। उसके डिप्रेशन में इजाफा होने लगा। अगर मेरा जलाल से कांटेक्ट ना हुआ तो उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। एक बार फिर उसने जलाल का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। तभी किसी ने उसके हाथ से रिसीवर लिया। वो सुन हो गई। हाशिम मुबीन उसके पीछे खड़े थे। किसको फोन कर रही हो? उनके लहजे में बेहद ठहराव था। दोस्त को कर रही थी। इमामा ने उनकी तरफ देखे बगैर वो उनसे नजरें मिलाकर झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं मिला देता हूं, उसने सर्द आवाज में कहते हुए रीडायल का बटन दबा दिया और रिसीवर कान से लगाया। इमामा जर्द चेहरे के साथ उन्हें देखने लगी। वो कुछ देर तक इसी तरह रिसीवर के साथ कान लगाए खड़े रहे। फिर उन्होंने रिसीवर को रख दिया। यकीनन दूसरी तरफ कॉल रिसीव नहीं की गई थी। कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी जिसको तुम इस वक्त फोन कर रही हो? उन्होंने दुरुस्त लहजे में इमामा से पूछा। जैनब। फोन की स्क्रीन पर जैनब का नंबर था। वो नहीं चाहती थी कि हाशिम मुबीन को जैनब पर किसी किस्म का शक हो और वो जलाल तक जा पहुंचे, इसलिए उसने उनके इस्तफसार पर जल्दी से उसका नाम बता दिया। किस लिए कर रही हो? मैं उसके जरिए जवेरिया तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ। उसे तहम्मुल से कहा, तुम मुझे वो पैगाम दे दो, मैं जवेरिया तक पहुंचा दूंगा।
बल्कि ज़ाती तौर पर खुद लाहौर देकर आऊँगा। इमामा, मुझे साफ साफ बताओ, किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो तुम? उन्होंने किसी तमहीद के बगैर अचानक उससे पूछा। वो उन्हें कुछ देर देखती रही, फिर उसने कहा, हाँ। हाशिम मुबीन दम पर खुद रह गए। किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो? उन्होंने बेयकीनी से अपना जुमला दोहराया। इमामा ने फिर इस बात में सर हिला दिया। हाशिम मुबीन ने बेख्तियार उसके चेहरे पर थप्पड़ खींच कर मारा। मुझे इसी बात का अंदेशा था तुमसे, मुझे इसी बात का अंदेशा था। वो गुस्से में तुनतना से गए। इमामा गुमसुम अपने गाल पर हाथ रखे उन्हें देख रही थी। यह पहला थप्पड़ था जो हाशिम मुबीन ने उसकी जिंदगी में उसे मारा था, और इमामा को यकीन नहीं आ रहा था कि यह थप्पड़ उससे मारा गया था। वो हाशिम मुबीन की सबसे लाडली बेटी थी, फिर भी उन्होंने उसके गालों पर आंसू बह निकले थे। असजद के अलावा मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। तुम अगर किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो भी तो उसे अभी और इसी वक्त भूल जाओ। कभी भी तुम्हारी कहीं और शादी होने नहीं दूंगा। अपने कमरे में चली जाओ, और दोबारा अगर मैंने तुम्हें फोन के पास भी देखा तो फिर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वो उसी तरह गाल पर हाथ रखे मैकेनिकी अंदाज में चलते हुए अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। क्या बाबा मुझे इस तरह मार सकते हैं? उसे यकीन नहीं आ रहा था। बहुत देर तक इसी तरह रोते रहने के बाद उसके आंसू खुद ब खुद खुश्क होने लगे। वो उठकर इस तराब के आलम में अपने कमरे की खिड़कियों की तरफ आ गई और खाली उस जहनी के आलम में बंद खिड़कियों के शीशों से बाहर देखने लगी। नीचे उसके घर का लॉन नजर आ रहा था, और फिर लाशऊरी तौर पर उसकी नजर दूसरे घर पर पड़ी। वो सालार का घर था। उसका कमरा निचली मंजिल पर था। दूर से कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था। इसके बावजूद उस घर में एक दफा जाने के बाद उसकी लोकेशन और कमरे में फिरने वाले हुलिये और जिसामत से अंदाजा लगा सकती थी कि वो सालार के अलावा कोई और नहीं हो सकता। उसके जहन में एक झमका सा हुआ, हाँ, ये शख्स मेरी मदद कर सकता है अगर मैं इसे सारी सूरत हाल बता दूं और इससे कहूं कि लाहौर जाकर जलाल से राब्ता करे तो मेरा मसला हल हो सकता है। मगर इससे राब्ता कैसे? उसके जहन में एकदम उसकी गाड़ी के पिछले शीशे पर लिखा उसका मोबाइल नंबर और नाम याद आया। उसने जहन में मोबाइल नंबर दोहराया। उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। कागज का एक टुकड़ा लेकर उसने एहतियात के तौर पर उस नंबर को लिख लिया। 3 बजे के करीब वो आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर लाउंज में आ गई। उसने वो नंबर डायल करना शुरू कर दिया। सालार ने नींद में अपने मोबाइल की बीप सुनी थी। जब लगातार मोबाइल बजता रहा तो उसने आंखें खोल दी और कदरे नागवारी के आलम में बेड साइड टेबल को टटोलते हुए मोबाइल उठाया। हेलो। इमामा ने सालार की आवाज़ पहचान ली थी। वो फौरी तौर पर कुछ नहीं बोल सकी। हेलो। उसकी ख्वाबीदा आवाज़ दोबारा सुनाई दी। सालार। उसने उसका नाम लिया। बोल रहा हूँ, उसने उसी ख्वाबीदा आवाज़ में कहा। मैं इमामा बोल रही हूँ। वो कहने वाला था, कौन इमामा? मैं किसी इमामा को नहीं जानता। मगर उसके दिमाग ने करंट की तरह उसे सिग्नल दिया। उसने बेख्तियार आंखें खोल दी। वो नाम के साथ उसकी आवाज़ को भी पहचान चुका था। मैं वसीम की बहन बोल रही हूँ। उसकी खामोशी पर इमामा ने अपना तारुफ कराया। मैं पहचान चुका हूँ। सालार ने हाथ बढ़ाकर बेड साइड लैंप को ऑन कर दिया। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। टेबल पर पड़ी हुई अपने रिस्ट वॉच उठाकर वक्त देखा। घड़ी 3:10 बजा रही थी। उसने कदरे बेयकीनी से होंठ सुकेड़ते हुए घड़ी को दोबारा टेबल पर रख दिया। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। हेलो। सालार उससे मुखातिब हुआ। सालार, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सालार के माथे पर कुछ बल आए। मैंने एक बार तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी, अब मैं चाहती हूँ तुम मेरी ज़िंदगी बचाओ। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसकी बात सुनता रहा। मैं लाहौर में किसी से राब्ता करना चाहती हूँ मगर कर नहीं पा रही। क्यों? वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तुम रात के इस वक्त? इमामा ने उसकी बात काट दी। प्लीज़ इस वक्त सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं दिन के वक्त फ़ोन नहीं कर सकती, शायद कल रात भी ना कर सकूं। मेरे घर वाले मुझे फ़ोन नहीं करने देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम एक एड्रेस और फ़ोन नंबर नोट कर लो और उस पर एक आदमी से कांटेक्ट करो। उसका नाम जलालुन नसर है। तुम उससे सिर्फ ये पूछ कर बता दो कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ मेरी शादी तय कर दी है और वो मुझे अब शादी के बगैर लाहौर आने नहीं देंगे। सालार को अचानक इस सारे मामले में दिलचस्पी पैदा होने लगी। कंबल को अपने घुटनों से ऊपर तक खींचते हुए वो इमामा की बात सुनता रहा। वो एक एड्रेस और फ़ोन नंबर दोहरा रही थी। सालार ने उस नंबर और एड्रेस को नोट नहीं किया। उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। उसने पूछा, और अगर मेरे फ़ोन करने पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो? जब वो खामोश हो गई तो उसने पूछा। दूसरी तरफ लंबी खामोशी रही। फिर इमामा ने कहा, तुम लाहौर जाकर उस आदमी से मिल सकते हो? प्लीज़, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार इमामा की आवाज़ मुल्तजियाना थी। और अगर उसने पूछा कि मैं कौन हूँ तो तुम जो चाहे उसे बता देना। मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इस मुसीबत से छुटकारा चाहती हूँ। क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम उस आदमी से खुद बात करो? सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि शायद मुझे दोबारा फ़ोन का मौका ना मिले
और फिलहाल तो आदमी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। सालार ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने मायूसी के आलम में मजीद कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया। सालार मोबाइल बंद करके कुछ देर उसे हाथ में लेकर बैठा रहा। जलालुन नसर, इमामा हाशिम, राब्ता, पेरेंट्स से बात, ज़बरदस्ती की शादी। उसने वहां बैठे बैठे उस जगह पजल के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसने इमामा से जलाल के बारे में पूछा नहीं था कि उससे इमामा का ताल्लुक किस तरह का हो सकता था। वो अपनी दाहिनी टांग हिलाते हुए उन दोनों के बारे में सोचता रहा। उसे ये सूरत हाल खासी दिलचस्प महसूस हो रही थी कि इमामा जैसी लड़की इस तरह के किसी अफेयर में इन्वॉल्व हो सकती है। वो अपने लिए उसकी नापसंदीदगी से भी वाकिफ था और उसे ये बात भी हैरान कर रही थी कि इसके बावजूद वो उससे मदद मांग रही थी। ये क्या कह रही है खातून? मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश या फंसाने की कोशिश? उसने दिलचस्पी से सोचा। कंबल अपने सीने तक खींचते हुए आंखें बंद कर लीं, मगर नींद उसकी आंखों से मुकम्मल तौर पर दूर थी। वो पिछले कई सालों से वसीम और उसके घर वालों को जानता था। वो इमामा को भी सरसरी तौर पर देख चुका था, मगर उन मुलाकातों में उसने इमामा पर कभी गौर नहीं किया था। वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। उसके अपने घर वालों के बरक्स वसीम का घराना खासा रवायत परस्त था। वो कभी भी इस तरह खुलेआम उनके घर नहीं जा सका जिस तरह वो अपने दूसरे दोस्तों के घरों में जाता था। मगर उसने इस बात पर भी कभी ज़्यादा गौर व खौज नहीं किया था। उसका ख्याल था कि हर ख़ानदान का अपना माहौल और रवायात होती हैं। उसी तरह वसीम के ख़ानदान की भी अपनी रवायात थीं। उससे इमामा के मूड और टेम्परामेंट का थोड़ा अंदाज़ा था, मगर इस तरह अचानक इमामा की कॉल वसूल करके उस हैरत के झटके से संभल नहीं पा रहा था जो उसे लगा था। जब वो काफ़ी देर तक सोने में कामयाब नहीं हुआ तो वो कुछ झुंझला गया। भाड़ में जाए इमामा और ये सारा किस्सा, वो बड़बड़ाया और करवट लेकर उसने तकिया अपने चेहरे के ऊपर रख दिया। इमामा अपने कमरे में आकर भी उसी तरह बैठी रही। उसे अपने पेट में गिरहें पड़ती हुई महसूस हो रही थी। सिर्फ चंद घंटों में सब कुछ बदल गया था। वो पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह वो नाश्ते के लिए बाहर आई। उसकी भूख एकदम जैसे गायब हो गई थी। 10:30 बजे के करीब उसने पोर्च में कुछ गाड़ियों के स्टार्ट होने और जाने की आवाज़ें सुनी। वो जानती थी इस वक्त हाशिम मुबीन और उसके बड़े भाई ऑफिस चले जाते हैं और उसे उनके ऑफिस जाने का इंतज़ार था। उनके जाने के आधे घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर आई। लाउंज में उसकी अम्मी और भाभी बैठी हुई थी। वो खामोशी से फ़ोन के पास चली गई। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे बाबा कहकर गए हैं तुम कहीं फ़ोन नहीं करोगी। उसने गर्दन मोड़कर अपनी अम्मी को देखा। मैं अर्जत को फ़ोन कर रही हूँ। किस लिए? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वही फजूल बातें जो तुम रात को कर रही थी, सलमा ने तेज़ लहजे में कहा। मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप मुझे बात करने दें। अगर मैंने कोई गलत बात की तो आप फ़ोन बंद कर सकती हैं, उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। शायद ये उसका अंदाज़ा ही था जिसने सलमा को कुछ मुतमईन कर दिया। इमामा ने नंबर डायल किया, मगर वह अर्शद को फ़ोन नहीं कर रही थी। चंद बार बेल बजने के बाद दूसरी तरफ फ़ोन उठा लिया गया। फ़ोन उठाने वाला जलाल ही था। खुशी की एक लहर इमामा के अंदर से गुजर गई। हेलो, मैं इमामा बोल रही हूँ, उसने जलाल का नाम लिए बगैर एतमाद से कहा। तुम बताए बगैर इस्लामाबाद क्यों चले गई? मैं कल तुमसे मिलने हॉस्टल गया था, जलाल ने कहा। मैं इस्लामाबाद आई हूँ अर्शद, उमामा ने कहा। अर्शद? दूसरी तरफ से जलाल की आवाज़ आई। तुम किससे कह रही हो? मुझे बाबा ने रात ही को बताया कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। इमामा? जलाल को जैसे करंट लगा। शादी की तारीख? इमामा उसकी बात सुने बगैर उसी पुरसुकून अंदाज में बोलती रही। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है। इमामा, मैं अभी बात नहीं कर सका। तो फिर तुम बात करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, ये तुम जानते हो। मगर मैं इस तरह की शादी नहीं करूँगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और फिर मुझे बताओ कि वो क्या कहते हैं। इमामा, क्या तुम्हारे पास कोई है? जलाल के जहन में अचानक एक झमाका हुआ। हाँ, इसलिए तुम मुझे अर्शद कह रही हो? हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। तुम मुझे दोबारा रिंग कब करोगी? तुम मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कब रिंग करूँ। कल फ़ोन कर लो। तुम्हारी शादी की तारीख कब तय की गई है? जलाल की आवाज़ में परेशानी थी। ये मुझे नहीं पता, इमामा ने कहा। ठीक है इमामा, मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ और तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। उसने इमामा को तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। इमामा ने शुक्रिया अदा किया। उसकी भाभी अम्मी को ये शक नहीं हो सका कि वह अर्शद से नहीं किसी और से बात कर रही थी। ये शादी तुम्हारे बाबा और आज़म भाई ने मिलकर तय की है। तुम्हारे या अर्शद के कहने पर वो इसे मुलतवी नहीं करेंगे। सलमा ने इस बार कदर नरम लहजे में कहा। अम्मी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं। मामा ने उनकी बात का जवाब देने के बजाय कहा। फ़ोन की बात दूसरी है, मगर मैं तुम्हें घर से निकलने की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम्हारे बाबा न सिर्फ मुझे बल्कि चौकीदार को भी हिदायत करके गए हैं कि तुम्हें बाहर ना जाने दें। अम्मी, आप लोग मेरे साथ आखिर इस तरह क्यों कर रहे हैं? मामा ने कुछ बेबसी के आलम में सोफे पर बैठते हुए कहा।
मैंने आपको अपनी शादी से तो मना नहीं किया, मेरी हाउस जॉब तक इंतजार कर लें, उसके बाद शादी कर दें। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। तुम्हारी शादी जल्द हो रही है, मगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रही। इस बार उसकी भाभी ने उसे समझाने की कोशिश की। खामा कल रात से पूरा घर टेंशन का शिकार है, और मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूं कि तुम तो कभी भी इस तरह की जिद नहीं करती थी। फिर अब क्या हो गया तुम्हें? जब से तुम लाहौर गई हो बहुत अजीब हो गई हो, और हमारे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारे बाबा ने तय किया है ये सब कुछ। आप उन्हें समझा तो सकती थी। मामा ने सलमा की बात पर एहतजाज किया। किस बात पर? समझाती तो तब अगर मुझे कोई बात काबिल एतराज लगती, और मुझे कोई बात काबिल एतराज नहीं लगी। सलमा ने बड़े आराम से कहा। मामा गुस्से के आलम में वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। सालार सुबह खिलाफे मामूल देर से उठा। घड़ी देखते हुए उसने कॉलेज ना जाने का फैसला किया। सिकंदर और तैयबा कराची गए हुए थे और वो घर पर अकेला ही था। मुलाजिम जिस वक्त नाश्ता लेकर आया वो टीवी ऑन किए बैठा था। जरा नासरा को अंदर भेजना। उसे मुलाजिम को देखकर कुछ याद आया। उसके जाने के चंद मिनट बाद नासरा अंदर दाखिल हुई। जी साहब, आपने बुलाया है? अधेड़ उम्र मुलाजमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ, मैंने बुलाया है, तुमसे काम करवाना है। सालार ने टीवी का चैनल बदलते हुए कहा। नासरा, तुम्हारी बेटी वसीम के घर काम करती है ना? सालार अब रिमोट रखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाशिम साहब के घर? नासरा ने कहा। हाँ, उन्हीं के घर। हाँ जी, करती है। वो कुछ हैरान होकर उसका मुंह देखने लगी। किस वक्त जाती है वो उनके घर? इस वक्त उनके घर पर ही है। क्या हुआ है सालार साहब? नासरा अब कुछ परेशान नजर आने लगी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम उसके पास जाओ, यह मोबाइल उसे दो। सालार ने बड़े लापरवाह अंदाज में अपना मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। नासरा हक्का बक्का रह गई। मैं आपकी बात नहीं समझी। ये मोबाइल अपनी बेटी को दूं और उससे कहूं कि किसी को बताए बगैर ये इमामा तक पहुंचा दे? मगर क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें जो कहा है वही करो। सालार ने नागवारी के आलम में उसे झिड़का। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? नासरा की बात को उसने दृष्टि से काट दिया। किसी को पता तब चलेगा जब तुम अपना मुंह खोलोगी, और तुम अपना मुंह खोलोगी तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान होगा, और किसी को नहीं। लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो न सिर्फ किसी को पता नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें भी खासा फायदा होगा। नासरा ने इस बार कुछ कहे बगैर खामोशी से वो मोबाइल पकड़ लिया। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को इस मोबाइल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो अपना वॉलेट निकाल रहा था। नासरा सर हिलाते हुए जाने लगी। एक मिनट ठहरो। सालार ने उसे रोका। वो अब अपने वॉलेट से कुछ करेंसी नोट निकाल रहा था। ये ले लो। उसने उन्हें नासरा की तरफ बढ़ा दिए। नासरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो नोट पकड़ लिए। वो जिन घरों में काम करती रही थी वहां के बच्चों के ऐसे बहुत से राजों से वाकिफ थी। उसे भी पैसे कमाने का मौका मिल गया था। उसने फौरी अंदाजा यही लगाया था कि मामा और सालार का चक्कर चल रहा था, और ये मोबाइल वो तोहफा था जो वो उसे मामा को देना चाहता था। मगर उसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि इस सब का उससे पहले क्यों नहीं पता चला। उसकी तो शादी हो रही थी, फिर वो क्यों इस तरह की हरकत कर रही थी? और देखो जरा मुझे, और मैं मामा बीबी को कितना सीधा समझती रही। नासरा को अपनी बेखबरी पर अफसोस हो रहा था। अब्बू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जलाल रात को अपने वालिद के कमरे में चला आया। उसके वालिद उस वक्त अपनी एक फाइल देखने में मसरूफ थे। हाँ आओ, क्या बात है? उसने जलाल को देखते हुए कहा। वो उनके पास एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वो इसी तरह खामोश बैठा रहा। उसके वालिद ने गौर से उसका चेहरा देखा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो कुछ परेशान है। उन्हें एकदम तशवीश होने लगी। अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूं, जलाल ने किसी तमहीद के बगैर कहा। क्या? अंसर जावेद को उसके मुंह से उस जुमले की तवक्को नहीं थी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूं। यह फैसला तुमने एकदम कैसे कर लिया? कल तक तो तुम बाहर जाने की तैयारियों में मसरूफ थे, और अब आज तुम शादी का जिक्र ले बैठे हो। अंसर जावेद मुस्कुराए। बस मामला ही कुछ ऐसा हो गया है, मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अंसर जावेद संजीदा हो गए। आपने ज़ैनब की दोस्त उम्मा को देखा है? उसने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हाँ, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? अंसर जावेद ने फौरन अंदाज़ा लगाया। जलाल ने इस बात में सर हिला दिया। मगर वो लोग तो बहुत अमीर हैं। उसका बाप बड़ा सनतकार है और वो मुसलमान भी नहीं है। अंसर जावेद का लहजा बदल चुका था। अब वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। उसकी फैमिली कादियानी है। जलाल ने वजाहत की। उसके घर वालों को पता है? नहीं। तुम्हारा ख्याल है वो ये प्रपोजल कबूल कर लेंगे? अंसर जावेद ने चुभते हुए लहजे में पूछा। अब्बू, उसकी फैमिली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों की इजाज़त के बगैर हम शादी करना चाहते हैं।
तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस बार अंसर जावेद ने बुलंद आवाज में कहा। मैं तुम्हें किसी हालत में इजाजत नहीं दे सकता। जलाल का चेहरा उतर गया। अब्बू, मेरी उसके साथ कमिटमेंट है, उसने मध्यम आवाज में कहा। मुझसे पूछकर कमिटमेंट नहीं की थी तुमने, और इस उम्र में बहुत सारी कमिटमेंट्स होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदा अपनी जिंदगी खराब कर ले। उन्हें अपने पीछे लगाकर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अब्बू, मैं खुफिया तौर पर शादी कर लेता हूँ, किसी को बताएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर पता चल गया तो? मैं वैसे भी तुम्हारी तालीम के मुकम्मल होने तक तुम्हारी शादी करना नहीं चाहता। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब्बू प्लीज, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। जलाल ने मध्यम आवाज में अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है तो तुम उससे कहो कि वो अपने वालिदैन से इस सिलसिले में बात करें। अगर उसके वालिदैन मान जाते हैं तो मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। उन्होंने तेज मगर हतमी लहजे में कहा। मगर मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से कतई नहीं करूंगा जो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करना चाहे। अब्बू, आप उसका मसला समझें। वो बुरी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। बस वो किसी मुसलमान से शादी करना चाहती है जिस पर उसके घर वाले राजी नहीं होंगे। जलाल ने दानिस्ता तौर पर अरशद और उसकी मंगनी का जिक्र गोल कर दिया। मुझे किसी दूसरे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। ये इमामा का मसला है, वो जाने। तुम अपने काम से काम रखो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अंसर जावेद ने दो टोक अंदाज में कहा। अब प्लीज मेरी बात समझें, उसको मदद की जरूरत है। बहुत से लोगों को मदद की जरूरत होती है, तुम किस किस की मदद करोगे? और वैसे भी हमारे और उनके स्टेटस में इतना फर्क है कि उनसे कोई दुश्मनी या मुखालफत मोल लेना हमारे बस की बात नहीं, समझे तुम? और फिर मैं एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी करके अपने खानदान वालों को सामना कैसे करूंगा? अब्बू, मुसलमान हो चुकी है, मैंने आपको बताया है। जलाल ने झुंझला कर कहा। 4 मुलाकातों में वो तुमसे इतनी मुतासिर हो गई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब्बू, उसने मुझसे मिलने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। तुमने इस्लाम कबूल करते देखा था उसे? मैं उससे मजहब के बारे में तफसीलन बात करता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। बिलफर्ज वो ऐसा कर भी चुकी है तो फिर उसे अपने मसाइल से खुद निपटना चाहिए, तुम्हें बीच में नहीं घसीटना चाहिए। अपने वालिदैन से 2 टोक बात करें, उन्हें बताए कि तुमसे शादी करना चाहती है। फिर मैं और तुम्हारी अम्मी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखो जलाल, अगर उसका खानदान अपनी मर्जी और खुशी से उसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर तैयार हो जाए तो मैं उसे बाखुशी कबूल कर लूंगा, मगर किसी बेनामो निशान लड़की से मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। मुझे इस मुआशरे में रहना है, लोगों को मुंह दिखाना है। बहू के खानदान के बारे में क्या कहूंगा मैं किसी से? यह कि वो घर छोड़ कर आई है और उसने अपनी मर्जी से मेरे बेटे से शादी कर ली है। अब्बू, यह हमारा मजहबी फरीजा है कि हम उसकी मदद करें। और अंसर जावेद ने तलखी से उसकी बात काट दी। मजहब को बीच में लेकर मत आओ, हर चीज से मजहब की शिरकत जरूरी नहीं होती। सिर्फ तुम ही ये मजहबी फरीज अदा करने वाले रह गए हो, बाकी सारे मुसलमान मर गए हैं। अब्बू, उसने मुझसे मदद मांगी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बेटा, यहाँ बात मदद की या मजहब की नहीं है, यहाँ सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि तुम में मदद का जज्बा है और तुम्हें अपने मजहबी फ़राइज़ का एहसास है, मगर इंसान पर कुछ हक उसके वालिदैन का भी होता है, और यह हक भी मजहब ही ने फ़र्ज़ किया है। और उस हक के तहत मैं चाहता हूँ कि तुम उस ख़ानदान की मर्ज़ी के बगैर उससे शादी ना करो। फ़र्ज़ करो तुम उससे शादी कर भी लेते हो तो क्या होगा? तुम तो चंद माह में अमेरिका होगे और वो यहाँ घर बैठी होगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों की तालीम पर भी खर्च करूँ और उसकी तालीम पर भी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम पर मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है। वो तो डॉक्टर नहीं बनेगी, यहाँ घर में कितने साल तुम उसे बिठा सकते हो? और अगर उसके ख़ानदान ने तुम पर या हम पर केस कर दिया तो इस सूरत में तुम भी पाबंद होकर रह जाओगे और मैं भी। तुमको अपनी बहन का एहसास होना चाहिए। तुम ये चाहते हो कि इस उम्र में मैं जेल चला जाऊँ, और शायद तुम भी। जलाल कुछ बोल ना सका। इन चीज़ों के बारे में इतना जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, उससे कहो अपने वालिदैन से बात करके उन्हें रजामंद करें। हो सकता है वो रजामंद हो जाए, फिर मुझे क्या एतराज़ होगा तुम दोनों की शादी पर। लेकिन अगर वो ये नहीं करती तो फिर उससे कहो कि वो किसी और से शादी कर ले, और तुम ठंडे दिल से सोचो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा फैसला कितना नुकसानदेह है। अंसर जावेद ने आखिरी कील ठोंकी। बाजी, मैं आपका कमरा साफ कर दूं? मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए इमामा से पूछा। नहीं, तुम जाओ, इमामा ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। मुलाजमा बाहर जाने के बजाय दरवाज़ा बंद करके उसके पास आ गई। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम। इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर फिर उसकी बात हलक ही में रह गई। मुलाजमा ने अपनी चादर के अंदर से एक मोबाइल निकाला। इमामा हैरत से उसे देखने लगी। बाजी, ये मेरी माँ ने दिया है। वो कह रही थी कि साथ वाले सालार साहब ने आपके लिए दिया है। उसने इमामा की तरफ उजलत के आलम में वो मोबाइल बढ़ा दिया। इमामा ने तेजी से मोबाइल को झपट लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। देखो,
तुम किसी को बताना मत कि तुमने मुझे कोई मोबाइल ला कर दिया है। इमामा ने उसे ताकीद की। नहीं बाजी, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको भी कोई चीज़ सलार साहब के लिए देनी हो तो मुझे दे दें। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ, उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। मुलाजमा के कमरे से निकलते ही उसने कमरे को लॉक किया। कांपते हाथों और दिल की बेकाबू होती हुई धड़कनों के साथ उसने दरवाजे से मोबाइल और उस पर जलाल का नंबर डायल करना शुरू किया। वो उसे तफसील से सारी बात बताना चाहती थी। फ़ोन जलाल की अम्मी ने उठाया। बेटा, जलाल तो बाहर गया हुआ है, वो तो रात ही को आएगा, तुम ज़ैनब से बात कर लो, उसे बुला दूँ? जलाल की अम्मी ने कहा। नहीं आंटी, मुझे कुछ जल्दी है, मैं ज़ैनब से फिर बात कर लूँगी। बस मैंने उनसे चंद किताबों का कहा था, मुझे उन्हीं के बारे में पूछना था, मैं दोबारा फ़ोन कर लूँगी। इमामा ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। इमामा ने उस दिन दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। वो सिर्फ रात होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि जलाल घर आ जाए और वो उससे दोबारा बात कर सके। शाम के वक्त मुलाजमा ने उसे हर्षद के फ़ोन की इत्तला दी। वो जिस वक्त नीचे आई उस वक्त लाउंज में सिर्फ वसीम बैठा था। वो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए फ़ोन की तरफ चली गई। फ़ोन का रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ हर्षद की आवाज़ सुनाई दी थी। बेख्तियार उमामा का खून खौलने लगा, ये जानने के बावजूद कि उस शादी को तय करने में हर्षद से ज़्यादा खुद हाशिम मुबीन का हाथ था। इमामा को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो उसका हाल दरियाफ्त कर रहा था। हर्षद, तुमने इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों किया है? कैसा धोखा इमामा? शादी की तारीख तय करना, तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात क्यों नहीं की? वो खौलते हुए बोली। क्या अंकल ने तुमसे बात नहीं की? उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने उनसे कहा था कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर फ़र्क भी क्या पड़ता है कि शादी अब हो या कुछ सालों बाद? हर्षद ने कदरे लापरवाही से कहा। हर्षद, तुम्हें फ़र्क पड़ता हो या नहीं, मुझे पड़ता है। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने तक शादी नहीं करना चाहती, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, मगर इस सारे मामले में मैं तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ, शादी अंकल के इसरार पर ही हो रही है, तुम उससे रुकवा दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मामा? मैं इसे कैसे रुकवा दूँ? हर्षद ने कुछ हैरानी से कहा। हर्षद प्लीज़, मामा मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी पोजीशन समझो। अब तो वैसे भी कार्ड छप चुके हैं, दोनों घरों में तैयारियां हो रही हैं। और इमामा ने उसकी बात सुने बगैर रिसीवर पटक दिया। वसीम ने उसकी पूरी गुफ्तगू में कोई मदाखलत नहीं की थी। वो खामोशी से हर्षद के साथ होने वाली इस गुफ्तगू को सुनता रहा। जब इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया तो वसीम ने उससे कहा, तुम खामखा एक फजूल बात पर इतना हंगामा खड़ा कर रही हो। कल भी तो तुमने शादी हर्षद के साथ ही करनी है, फिर इस तरह करके तुम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हो। बाबा तुमसे बहुत नाराज़ हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी, तुम अपने काम से काम रखो। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो काफ़ी है। इमामा उस पर गुर्राई और वापस अपने कमरे में आ गई। वो रात को भी अपने कमरे से नहीं निकली थी, मगर मुलाजिम के खाना लाने पर उसने खाना खा लिया था। रात को 11 बजे के करीब उसने जलाल को फ़ोन किया। फ़ोन जलाल ही ने उठाया था। शायद वो इमामा के फ़ोन की तवक्को कर रहा था। मुख्तसर सी तमहीद के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। इमामा, मैंने अब्बू से कुछ देर पहले बात की है, उसने इमामा से कहा। फिर वो उसके इस्तफसार पर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कहा, अब्बू इस शादी पर रज़ामंद नहीं। इमामा का दिल डूब गया। मगर आप तो कह रहे थे उन्हें शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ मेरा भी यही ख्याल था, मगर उन्हें बहुत सारी बातों पर एतराज़ है। वो समझते हैं कि तुम्हारे और हमारे घराने के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, और वो तुम्हारे ख़ानदान के बारे में भी जानते हैं। उन्हें सबसे बड़ा एतराज़ इस बात पर है कि तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी करना चाहती हो। उन्हें यह भी खौफ है कि इस सूरत में तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को तंग करेंगे। वो साकित बैठी मोबाइल कान से लगाए उसकी आवाज़ सुनती रही। आपने उन्हें रज़ामंद करने की कोशिश नहीं की? एक लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे घर वाले इस शादी पर तैयार हो जाते हैं तो फिर वो राज़ी हो जाएंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा ख़ानदान क्या है। लेकिन तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी के बगैर वो मेरी और तुम्हारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगे, जलाल ने उससे कहा। और आप क्या कहते हैं? इमामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जलाल ने कुछ बेबसी के आलम में कहा। जलाल, मेरे पेरेंट्स कभी आपसे मेरी शादी पर तैयार नहीं होंगे। बसूरत दीगर हमारी पूरी कम्युनिटी उनका बाइकआउट कर देगी और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर आप अजय से मेरी मंगनी को क्यों भूल रहे हैं? इमामा, तुम फिर भी अपने वालिदैन से बात तो करो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मैं कल बाबा से थप्पड़ खा चुकी हूँ, सिर्फ ये बताकर कि मैं किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हूँ। इमामा की आवाज़ फिर आने लगी। अगर उन्हें यह पता चल गया कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो उनके मज़हब का नहीं है तो मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आप अंकल से बात करें।
आप उन्हें मेरा प्रॉब्लम बताएं। उसने मुल्तजियाना लहजे में कहा। मैं अब्बू से कल दोबारा बात करूंगा और अम्मी से भी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं। जलाल परेशान था। इमामा ने जिस वक्त उससे बात करने के बाद फ़ोन बंद किया वो बेहद दिल गिरफ्ता थी। उसके वहमो गुमान में भी ये ना था कि जलाल के वालिदैन को इस शादी पर एतराज़ होगा। मोबाइल हाथ में लिए वो बहुत देर तक खाली उस ज़हनी के आलम में बैठी रही। तुम्हारे अब्बू मुझसे पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुके हैं और जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तुमको इस तरह के खतरों में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जलाल की अम्मी ने कतई लहजे में उससे कहा। वो इमामा के कहने पर उनसे बात कर रहा था। मगर अम्मी, इसमें खतरे वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं होगा, आप खामखा खौफजदा हो रही हैं। जलाल ने कुछ एहतजाजी अंदाज में कहा। तुम हिमाकत की हद तक बेवकूफ़ हो। उसकी अम्मी ने उसकी बात पर उसे छिड़का। इमामा के ख़ानदान और उसके वालिद को तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे साथ शादी होने की सूरत में वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे या हमें कुछ नहीं कहेंगे? अम्मी, हम इस शादी को खुफिया रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाने के कुछ अरसे बाद उसे भी वहाँ बुलवा लूँगा। सब कुछ खुफिया ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम आखिर इमामा के लिए क्यों इतना बड़ा ख़तरा मोल लें? और तुम्हें वैसे भी ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ अपनी फैमिली में ही शादी होती है। हमें इमामा या किसी और की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने मौजू बदलते हुए कहा। मुझे अगर ये अंदाज़ा होता कि तुम इस तरह की लड़की में दिलचस्पी लेना शुरू करोगे तो इससे पहले ही तुम्हारी कहीं निस्बत तय कर देती। उसकी अम्मी ने कदरे नाराज़ी से कहा। अम्मी, मैं इमामा को पसंद करता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। अहम बात यह है कि इस बारे में मैं और तुम्हारे अब्बू क्या सोचते हैं, और हम दोनों को ना तो वो पसंद है और ना ही उसका ख़ानदान। अम्मी ने दो टोक अंदाज में कहा। अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। वो यहाँ आती रहती है और तब तो आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी। जलाल ने उन्हें याद दिलाया। तारीफ़ करने का मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे अपनी बहू बना लूँ। वो खफगी से बोली। अम्मी, कम से कम आप तो अब्बू जैसी बातें ना करें, थोड़ा सा हमदर्दी से सोचें। इस बार जलाल ने लजाजत आमेज़ लहजे में कहा। जलाल, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत और फैसले से हमारे पूरे ख़ानदान पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे। हमारा भी ख्वाब है कि हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे और ऊंचे ख़ानदान में करें। तुम्हारे अब्बू अगर तुम्हारी शादी की इजाज़त दे भी दें तो मैं कभी नहीं दूंगी, ना ही मैं इमामा को अपनी बहू के तौर पर कबूल करूंगी। अम्मी, आप इस सूरत हाल को समझें। वो कितना बड़ा कदम उठा रही है, इस वक्त उसे मदद की ज़रूरत है। अगर वो इतना बड़ा कदम उठा रही है तो फिर उसे कम से कम दूसरे के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। मैं उसे बुरा नहीं कह रही, बहुत अच्छा फैसला कर रही है, मगर हम लोगों की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। तुम कुछ अक्ल से काम लो। तुम्हें स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना है, अपना हॉस्पिटल बनाना है। उसकी अम्मी ने कदरे नरम लहजे में कहा। बेटा, अच्छे ख़ानदान में शादी हो तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं, और तुम्हारे लिए तो पहले ही बहुत से ख़ानदानों की तरफ से पैगाम आ रहे हैं। जब स्पेशलाइजेशन कर लोगे तो कितने ऊंचे ख़ानदान में तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। खुद सोचो, सिर्फ इमामा से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? ख़ानदान उसका बाइकआउट कर चुका होगा, मुआशरे में जो बदनामी होगी वो अलग है। और तुमसे शादी हो भी जाए तो कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे और इमामा के बारे में क्या सोचेंगे? ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, सारी उम्र की बात है। अम्मी उसे संजीदा लहजे में समझा रही थी। जलाल किसी एतराज़ या एहतजाज के बगैर खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे से कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो कायल हुआ है या नहीं। इमामा ने अगली रात जलाल को फिर फ़ोन किया। फ़ोन जलाल ही ने उठाया था। इमामा, मैंने अम्मी से ही बात की है, वो अब्बू से भी ज़्यादा नाराज़ हुई हैं मेरी बात पर। इमामा का दिल गोया मुकम्मल डूब गया। वो कह रहे हैं कि मुझे एक फजूल मामले में खुद इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जलाल ने साफ गोई का मुजाहरा किया। मैंने उन्हें तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में भी बताया, मगर उनका कहना था कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। इमामा को उसके लफ्ज़ों से शदीद तकलीफ़ हुई थी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो रजामंद नहीं है और ना ही होंगी। जलाल की आवाज़ धीमी हो गई थी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है जलाल, उसने डूबते दिल के साथ किसी माहूम सी उम्मीद पर कहा। मैं जानता हूँ इमामा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे वालिदैन इस प्रपोज़ल पर राज़ी नहीं हैं। क्या तुम उनकी मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं उन्हें नाराज़ करके तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ जलाल, वो गिड़गिड़ाई। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकता। तुम मुझे इसके लिए मजबूर ना करो। मैं आपको नाफरमानी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हूँ। उसके आसाब चटक रहे थे। उसे याद नहीं था कि
उसने जिंदगी में कभी किसी से इतने इल्तिजाइया और मन्नत भरे अंदाज में बात की हो। आप मुझसे सिर्फ निकाह कर लें, अपने वालिदैन को इसके बारे में ना बताएं। बेशक आप बाद में उनकी मर्जी से भी शादी कर लें, मैं एतराज़ नहीं करूंगी। तुम अब बच्चों जैसी बातें कर रही हो। खुद सोचो, अगर ऐसे किसी निगाह के बारे में मेरे वालिदैन को पता चल जाता है तो वो क्या करेंगे? वो तो मुझे घर से निकाल देंगे, और फिर तुम और मैं क्या करेंगे? हम मेहनत कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हारे इस कुछ ना कुछ से मैं बाहर पढ़ने जा सकूंगा? इस बार जलाल का लहजा चुपता हुआ था, वो बोल नहीं सकी। नहीं मामा, मेरे इतने ख्वाब और ख्वाहिशात हैं कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं इस जज्बातियत का मुजाहरा नहीं कर सकता जिसका मुजाहरा तुम कर रही हो। तुम दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं अब इस सारे मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर तुम अपने इस मसले का हल खुद निकालो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफिज़। जलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। रात 10:50 पर उससे अपने इर्द गिर्द की पूरी दुनिया धुएं में तहलील होती नजर आई। किसी चीज़ के मुट्ठी में होने और फिर दूर दूर तक कहीं ना होने का फ़र्क इमामा से बेहतर नहीं बता सकता था। माऊफ जहन और शल होते हुए आसाब के साथ बहुत देर तक किसी बुत की तरह अपने बेड पर टांगें लटकाए बैठी रही। मुझे बता देना चाहिए पापा को सब कुछ, इसके सिवा अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। शायद वो खुद ही मुझे अपने घर से निकाल दें, कम से कम मुझे इस घर से तो रिहाई मिल जाएगी। मैं असजद से शादी नहीं करना चाहती तो शॉपिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इमामा ने मुस्तहकम लहजे में अम्मी से कहा। सलमा उसे अगले रोज अपने साथ मार्केट जाने का कहने के लिए आई थी। पहले तुम्हें शादी पर एतराज था, अब तुम्हें असजद से शादी पर एतराज है। आखिर तुम चाहती क्या हो? सलमा उसकी बात पर मुश्तिल हो गई। सिर्फ ये कि आप असजद से मेरी शादी ना करें, तो फिर किससे करना चाहती हो तुम? हाशिम मुबीन अचानक खुले दरवाजे से अंदर आ गए थे। यकीनन उन्होंने बाहर कॉरिडोर में इमामा और सलमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। इमामा एकदम चुप हो गई। बोलो, किससे करना चाहती हो? अब मुंह क्यों बंद हो गया है? आखिर तुम असजद से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तकलीफ है तुम्हें? उन्होंने बुलंद आवाज में कहा। बाबा, शादी एक बार होती है और वो मैं अपनी पसंद से करूंगी। वो हिम्मत करके बोली। कल तक असजद तुम्हारी पसंद था, हाशिम मुबीन ने दांत पीसते हुए कहा। कल तक था, अब नहीं है। क्यों? अब क्यों नहीं है? इमामा कुछ कहे बगैर उनका चेहरा देखने लगी। बोलो, अब क्यों पसंद नहीं है वो तुम्हें? हाशिम मुबीन ने बुलंद आवाज में पूछा। बाबा, मैं किसी मुसलमान से शादी करूंगी। हाशिम मुबीन को लगा आसमान उनके सर पर गिर पड़ा था। क्या क्या कहा तुमने? उन्होंने बेयकीनी से कहा। मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। कमरे में अगले कई मिनट तक मुकम्मल खामोशी रही। सलमा को जैसे सकता हो गया था और हाशिम मुबीन वो एक पत्थर के मुजस्समे की तरह उसे देख रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ था, वो जैसे सांस लेना भूल गए थे। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कभी उन्हें अपनी जिंदगी में औलाद, और वो भी अपनी सबसे लाडली बेटी के सामने, इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उनके 40 साल मुकम्मल तौर पर भंवर की जद में आ गए थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाशिम मुबीन के अंदर इश्तियाल की एक लहर उठी थी। बाबा, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम पागल हो गई हो, उन्होंने आपे से बाहर होते हुए कहा। इमामा ने कुछ कहने के बजाय नफी में गर्दन हिलाई। वो हाशिम मुबीन की जहनी कैफियत को समझ सकती थी। इसलिए तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की कि तुम हाशिम मुबीन की समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या कहें। सिर्फ असजद से शादी ना करने के लिए तुम ये सब कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी उस आदमी से कर दें जिसे तुम चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तुम बेवकूफ़ समझती हो मुझे। उनके मुंह से जाग निकल रहा था। आप मेरी शादी किसी भी आदमी से करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस वो आपकी कम्युनिटी से ना हो। फिर आप कम से कम ये नहीं कह सकेंगे कि मैं किसी ख़ास आदमी के लिए सब कर रही हूँ। हाशिम मुबीन उसकी बात पर दांत पीसने लगे। तुम जुमा 8 दिन की पैदावार, तुम्हें पता क्या है? मैं सब जानती हूँ बाबा, मेरी उम्र 20 साल है। मैं आपकी उंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आपके इस मज़हब की वजह से हमारे ख़ानदान पर बड़ी बरक़ात नाजिल की गई हैं। वो बड़े मुस्तहकम और हमवार अंदाज में कहती गई। तुम बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी, तुम। हाशिम मुबीन गुस्से के आलम में उंगली उठाकर बोलने लगे। इमामा को उन पर तरस आने लगा। उसे दोज़ख में खड़े होकर दोज़ख से डराने वाले शख्स पर तरस आया। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर फेरने वाले शख्स पर तरस आया। उसे मोहर शुदा दिल वाले आदमी पर तरस आया। उसे नफ्स ज़दा आदमी पर तरस आया।
उसे गुमराही की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े आदमी पर तरस आया। तुम गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी हो। चंद किताबें पढ़कर तुम। इमामा ने उनकी बात काट दी। आप इस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे। मैं सब कुछ जानती हूँ, तहकीक कर चुकी हूँ, तस्दीक कर चुकी हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आपने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया, मैंने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया। आप वो कर रहे हैं जो आप सही समझते हैं, मैं वो कर रही हूँ जो मैं सही समझती हूँ। आपका अकीदा आपका ज़ाती मसला है, मेरा अकीदा मेरा ज़ाती मसला है। क्या अब ये बेहतर नहीं है कि आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें? जज्बाती हमाकत के बजाय बहुत सोच समझ कर उठाया जाने वाला कदम समझकर आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें। जज्बाती हिमाकत के बजाय बहुत सोच समझ कर उठाए जाने वाला कदम समझकर। उसने बड़ी रसानियत और संजीदगी से कहा। हाशिम मुबीन की नाराज़गी में और इजाफा हुआ। मैं अपनी बेटी को मजहब बदलने दूं ताकि पूरी कम्युनिटी मेरा बाइकआउट कर दे? मैं फुटपाथ पर आ जाऊंगा? नहीं मामा, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा अगर दिमाग भी खराब हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग भी खराब हो जाए। कोई भी मजहब इख्तियार करो, मगर तुम्हारी शादी में अजद ही से करूंगा। तुम्हें उसी के घर जाना होगा। उसके घर चले जाओ, फिर वहां जाकर तय करना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है तुम्हें अकल आ जाए। वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गए। मुझे पता होता कि तुम्हारी वजह से हमें इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा तो मैं पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देती। हाशिम मुबीन के जाते ही सलमा ने खड़े होते हुए दांत पीस कर कहा, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिलाने का तहैया कर लिया है। इमामा कुछ कहने के बजाय खामोशी से उन्हें देखती रही। वो कुछ देर इसी तरह बोलती रहीं, फिर कमरे से चली गईं। उन्हें उसके कमरे से गए 1 घंटा ही हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक देकर असजद अंदर दाखिल हुआ। इमामा को उसके उस वक्त वहां आने की तवक्को नहीं थी। असजद के चेहरे पर परेशानी बहुत नुमायां थी। यकीनन उसे हाशिम मुबीन ने बुलवाया था और वो उसे सब कुछ बता चुके थे। ये सब क्या हो रहा है इमामा? उसने अंदर दाखिल होते ही कहा। वो अपने बेड पर बैठी उसे देखती रही। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? असजद, तुम्हें अगर बता दिया है कि मैं क्या कर रही हूँ तो फिर ये भी बता दिया होगा कि मैं क्यों कर रही हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो? वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। मुझे अंदाज़ा है इस उम्र में इंसान जज्बात में आकर बहुत से गलत फैसले कर लेता है। इमाम ने तुर्शी से उसकी बात काट दी। जज्बात में आकर? कोई जज्बात में आकर मजहब तब्दील करता है? कभी नहीं। मैं 4 साल से इस्लाम के बारे में पढ़ रही हूँ। 4 साल कम नहीं होते। तुम लोगों की बातों में आ गई हो। तुम नहीं, मैं किसी की बातों में नहीं आई। मैंने जिस चीज़ को गलत समझा उसे छोड़ दिया और बस। वो कुछ देर बेचारगी के आलम में उसे देखता रहा, फिर सर झटकते हुए उसने कहा, ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो। शादी पर क्यों एतराज़ है तुम्हें? तुम्हारे अकायद में जो तब्दीली आई है वो एक तरफ, कम से कम शादी तो होने दो। मेरी और तुम्हारी शादी जायज़ नहीं। वो उसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मैं गैर मुस्लिम हूँ? हाँ तुम हो। अंकल ठीक कह रहे थे। किसी ने वाकई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, उसने उखड़े हुए लहजे में कहा। फिर तुम ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? बेहतर है तुम किसी और से शादी करो। उसने तुर्की ब तुर्की कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। वो उसकी बात पर अजीब से अंदाज में हंसी। जिंदगी बर्बाद? कौन सी जिंदगी? ये जिंदगी जो मैं तुम जैसे लोगों के साथ गुजार रही हूँ, जिन्होंने पैसे के लिए अपने मजहब को छोड़ दिया। बिहेव योरसेल्फ। तुम बात करने के तमाम मैनर्स भूल गई हो। किस बारे में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं तुमने सिरे से ही फरामोश कर दिया है। असजद उसे डांटने लगा। मैं ऐसे किसी शख्स का एहतराम नहीं कर सकती जो लोगों को गुमराह कर रहा हो। इमामा ने 2 टोक अंदाज में कहा। जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में हर कोई इस तरह कंफ्यूज हो जाता है जिस तरह तुम कंफ्यूज हो रही हो। जब तुम इस उम्र से निकलोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि हम लोग सही थे या गलत। असजद ने एक बार उसे समझाने की कोशिश की। अगर तुम लोगों को यह लगता है कि मैं गलत हूँ तब भी तुम लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह मुझे घर में कैद करके क्यों रखा हुआ है? अगर तुम लोगों को अपने मजहब की सदाकत पर इतना यकीन है तो मुझे इस घर से चले जाने दो, हकीकत को जांचने दो। अगर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर तुल जाए तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और वो भी एक लड़की को। इमामा, तुम इस मसले की नज़ाकत और अहमियत को समझो। अपनी फैमिली का ख्याल करो। तुम्हारी वजह से सब कुछ दाव पर लग गया है। मेरी वजह से कुछ भी दाव पर नहीं लगा, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ दाव पर लगा भी है तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मैं तुम लोगों के लिए दोज़ख में क्यों जाऊं? सिर्फ ख़ानदान के नाम की खातिर अपना ईमान क्यों गंवाऊं? नहीं असजद, मैं तुम लोगों के साथ गुमराही के रास्ते पर नहीं चल सकती। मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूँ, उसने कतई लहजे में कहा। मुझसे अगर तुमने ज़बरदस्ती शादी कर भी ली तो भी तुम्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी। मैं तुमसे वफा नहीं करूंगी। जब भी मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी।
तुम आखिर कितने साल मुझे इस तरह कैद में रख सकोगे? कितने साल मुझ पर पहरे बैठाओगे? मुझे सिर्फ चंद लम्हे चाहिए होंगे तुम्हारे घर, तुम्हारी कैद से भाग जाने के लिए। और मैं तुम्हारे बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी। तुम सारी उम्र उन्हें दोबारा देख नहीं सकोगे। वो उसे मुस्तकबिल का नक्शा दिखाकर खौफजदा करने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कभी इमामा हाशिम जैसी लड़की से शादी ना करूं। ये सरासर खसारे का सौदा होगा, हमाकत और बेवकूफ़ी की इंतहा होगी। तुम अब भी सोच लो, अब भी पीछे हट जाओ। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। तुम किसी भी लड़की से शादी करके पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हो, किसी परेशानी, किसी बेसकूनी के बगैर, मगर मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हारे लिए बदतरीन बीवी साबित होंगी। तुम इस सारे मामले से अलग हो जाओ, शादी से इनकार कर दो। अंकल आजम से कह दो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते, या कुछ अरसे के लिए घर से गायब हो जाओ। जब तमाम मामला ख़त्म हो जाए तो फिर आ जाना। तुम मुझे इस तरह के अहमकाना मशवरे मत दो। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर। ना मैं इनकार करूँगा, ना इस मामले से अलग होऊंगा, ना ही घर से कहीं जाऊँगा। मैं तुमसे ही शादी करूँगा इमामा। अब ये हमारे ख़ानदान की इज्जत और साख का मामला है। ये शादी ना होने और तुम्हारे घर से चले जाने से हमारे पूरे ख़ानदान को जितना नुकसान उठाना पड़ेगा उसका तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, वरना तुम मुझे कभी ये मशवरा ना देती। जहाँ तक बुरी बीवी साबित होने या घर से भाग जाने का ताल्लुक है तो ये सब बात का मसला है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस तरह के टेम्परामेंट की मालिक नहीं हो कि दूसरों को बेजा परेशान करती रहो, और वो भी मुझे जिससे तुम्हें मोहब्बत है। अरशद बड़े इत्मीनान से कह रहा था। तुम्हें गलत फहमी है, मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं रही, कभी भी। मैं ज़हनी तौर पर तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक़ और रिश्ते को उस वक्त से जहन से निकाल चुकी हूँ जब मैंने अपना मज़हब छोड़ा था। तुम मेरी ज़िंदगी में अब कहीं नहीं हो, कभी भी नहीं। अगर मैं अपने घर वालों के लिए मसाइल खड़े कर सकती हूँ तो कल तुम्हारे लिए कितने मसाइल खड़े करूँगी। तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए और इस गलत फहमी से बाहर निकलना चाहिए। हम दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं तुम लोगों के ख़ानदान का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। नहीं अरशद, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत फासला है, इतना फासला कि मैं तुम्हें देख तक नहीं सकती, और मैं इस फासले को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। अरशद बदलती हुई रंगत के साथ उसका चेहरा देखता रहा। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तक मैं इसके अलावा क्या कर रहा हूँ? सालार ने पूछा। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, क्या तुम लाहौर जाकर जलाल से मिल सकते हो? सालार ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की। किस लिए? उसे इमामा की आवाज़ बहुत भारी लग रही थी, यूं जैसे उसे फ्लू था। फिर अचानक उसको ख्याल आया कि वो यकीनन रोती रही होगी। ये उसी का असर है। तुम मेरी तरफ से उसे रिक्वेस्ट करो कि वो मुझसे शादी कर ले, हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए ही। मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ। मैं किसी और की मदद के बगैर यहाँ से नहीं निकल सकती। बस वो मुझसे निकाह कर ले। तुम्हारा तो उससे फ़ोन पर राब्ता है, तो फिर तुम ये सब खुद उसे फ़ोन पर क्यों नहीं कह देती? सालार ने चिप्स खाते हुए बड़े इत्मीनान से उसे मशवरा दिया। मैं कह चुकी हूँ। उसे इमामा की आवाज़ पहले से ज़्यादा फिर्राई हुई लगी। फिर उसने इनकार कर दिया। वेरी सैड। सालार ने अफसोस का इजहार किया। ये तो वन साइड लव अफेयर हुआ। उसने कुछ तजस्सुस के आलम में पूछा। नहीं। तो फिर उसने इनकार क्यों कर दिया? तुम ये जानकर क्या करोगे? वो कुछ चिढ़कर बोली। सालार ने एक और चिप्स अपने मुंह में डाला। मेरे वहाँ जाकर उससे बात करने से क्या होगा? बेहतर है तुम ही दोबारा उससे बात कर लो। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो फ़ोन नहीं उठाता, हॉस्पिटल में भी कोई उसे फ़ोन पर नहीं बुला रहा, वो जानबूझकर कतरा रहा है। इमामा ने कहा। तो फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? जाने दो उसे। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते। तुम सिर्फ मेरी मदद करो। एक बार जाकर उसे मेरी सूरत हाल के बारे में बताओ। वो मुझसे इस तरह नहीं कर सकता, और अगर उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया तो फिर भी तुम उससे बात करना। शायद कोई सूरत निकल आए, मेरा मसला हल हो जाए। सालार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे इमामा के हाल पर हंसी आ रही थी। फ़ोन बंद करने के बाद चिप्स खाते हुए भी वो इस सारे मामले के बारे में सोचता रहा। हर गुजरते दिन के साथ वो इस सारे मामले में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा था। ये उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर महसूस हो रहा था। पहले इमामा तक फ़ोन पहुंचाना और अब जलाल से रब्ता करना। इमामा का बॉयफ्रेंड। उसने चिप्स खाते हुए ज़ेर लब दोहराया। इमामा ने उसे उसके हॉस्पिटल और घर के तमाम कवायद से आगाह कर दिया था, और अब वो सोच रहा था कि उसे जलालुन नसर से मिलकर क्या कहना है। सालार ने
उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा। वो खासा मायूस हुआ। सामने खड़ा लड़का बड़ी आम सी शक्ल सूरत का था। सालार के लंबे कद और खूबसूरत जिस्म ने उसे सिन्फ मुखालिफ के लिए किसी हद तक पुरकशिश बना दिया था, मगर सामने खड़ा हुआ वो शख्स उन दोनों चीज़ों से महरूम था। वो नॉर्मल कद कामत का मालिक था। उसके चेहरे पर दाढ़ी ना होती तो वो फिर भी कुछ कदरे बेहतर नजर आता। सालार सिकंदर को जलालुन नसर से मिलकर मायूसी हुई थी। इमामा अब उसे पहले से ज़्यादा बेवकूफ़ लगी। मैं जलालुन नसर हूँ, आप मिलना चाहते हैं मुझसे? मेरा नाम सालार सिकंदर है। सालार ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। माफ़ कीजिएगा मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। ज़ाहिर आप पहचान भी कैसे सकते हैं, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। सालार उस वक्त जलाल के हॉस्पिटल में उसे ढूंढते हुए आया। चंद लोगों से उसके बारे में दरियाफ्त करने पर वो उसके पास पहुँच गया था। वो उस वक्त ड्यूटी रूम के बाहर खड़े थे। कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जलाल अब कुछ हैरान नजर आया। बैठकर? मगर किस सिलसिले में? इमामा के सिलसिले में। जलाल के चेहरे का रंग बदल गया। आप कौन हैं? मैं उसका दोस्त हूँ। जलाल के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। वो चुपचाप एक तरफ चलने लगा। सालार उसके साथ था। पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ चलते हैं, सालार ने कहा। गाड़ी तक पहुँचने और उसके अंदर बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, सालार ने कहना शुरू किया। इमामा चाहती है कि मैं आपसे बात करूँ। इमामा ने कभी मुझसे आपका जिक्र नहीं किया, जलाल ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। आप इमामा को कब से जानते हैं? तकरीबन बचपन से। हम दोनों के घर साथ साथ हैं, बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी। सालार नहीं जानता उसने आखिरी जुमला क्यों कहा। शायद ये जलाल के चेहरे के बदलते हुए रंग थे जिनसे वो कुछ और महफूज होना चाहता था। वो जलाल के चेहरे पर नमूदार होने वाली नापसंदीदगी देख चुका था। इमामा से मेरी बहुत तफसीली बात हो चुकी है। इतनी तफसीली बात के बाद और क्या बात हो सकती है? जलाल ने सपाट लहजे में कहा। इमामा चाहती है कि आप उससे शादी कर लें, सालार ने जैसे न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते हुए कहा। मैं अपना जवाब बता चुका हूँ। वो चाहती है आप अपने फैसले पर नज़रसानी करें। यह मुमकिन नहीं है। वो उस घर में अपने वालिदैन और घर वालों की क़ैद में है। वो चाहती है अगर आप हमेशा के लिए नहीं तो वक्ती तौर पर उससे निकाह करें और फिर बैलेफ की मदद से उसे छुड़ा लें। यह मुमकिन ही नहीं है। वो उनकी क़ैद में है तो निकाह हो ही कैसे सकता है? फ़ोन पर? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मैं ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, जलाल ने कहा। मेरे वालिदैन मुझे उससे शादी की इजाज़त नहीं देंगे और फिर वो इमामा को कबूल करने पर भी तैयार नहीं है। जलाल की नज़रें अब सालार के बालों की पौनी पर जमी हुई थी। यकीनन सालार की तरह उसने भी उसे नापसंदीदा करार दिया होगा। उसने कहा कि आप वक्ती तौर पर उससे सिर्फ निकाह कर लें ताकि वो अपने घर से निकल सके। बाद में आप चाहें तो उसे तलाक दे दें। मैंने कहा मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। और फिर इस तरह के मामलात आप खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर वक्ती शादी की बात है तो आप कर लें, आखिर आप उसके दोस्त हैं। जलाल ने कुछ चुभते हुए अंदाज में सालार से कहा। आप इस्लामाबाद से लाहौर उसकी मदद के लिए आ सकते हैं तो फिर ये काम भी कर सकते हैं। उसने मुझसे शादी का नहीं कहा, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा, सालार ने कंधे झटकाते हुए बेतासुर लहजे में कहा। वैसे भी वो आपसे मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं। मगर आर्जी शादी या निकाह में तो मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं। बाद में आप भी उसे तलाक दे दें। जलाल ने मसले का हल निकाल लिया था। आपका मशवरा उसे पहुंचा दूंगा, सालार ने संजीदगी से कहा। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर इमामा से कहें कि वो कोई और तरीका अपनाएं, बल्कि आप किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस चले जाएं और उन्हें इमामा के बारे में बताएं कि किस तरह उसके ख़ानदान ने उसे ज़बरदस्ती कैद कर रखा है। जब मीडिया इस मामले को हाईलाइट करेगा तो वो खुद ही इमामा को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप पुलिस को इस मामले की इत्तला दें। सालार को हैरानी हुई। जलाल की तजवीज़ पूरी नहीं थी। वाकई इमामा इस बारे में क्यों नहीं सोच रही थी? ये रास्ता ज़्यादा महफूज था। मैं आपका ये मशवरा भी उसे पहुंचा दूंगा। आप दोबारा मेरे पास ना आएँ, बल्कि इमामा से भी ये कह दें कि वो मुझसे किसी भी तरीके या ज़रिए से दोबारा राब्ता ना करें। मेरे वालिदैन वैसे भी मेरी मंगनी करने वाले हैं। जलाल ने जैसे इंकिशाफ किया। ठीक है, मैं सारी बातें उस तक पहुंचा दूंगा, सालार ने लापरवाही से कहा। जलाल मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया।